नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। बिहार राजधानी पटना में हम मौजूद हैं और पटना में ये इलाका जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये है मरीन ड्राइव का हिस्सा। जैसे दिल्ली में आप कनॉट प्लेस की तरफ निकल जाते हैं, नोएडा में आप सेक्टर 18 की तरफ निकल जाते हैं, मुंबई में है तो वहाँ पर मरीन ड्राइव, साउथ मुंबई का आप आनंद लेते हैं, जुहू चौपाटी निकल जाते हैं। तो पटना का ये मरीन ड्राइव गो टू प्लेस है इवनिंग वॉक के लिए, खाने पीने के लिए शाम के वक्त लोग निकलते हैं। हालांकि इस वक्त आपको ज़रा लोग यहाँ थोड़े कम दिख रहे होंगे क्योंकि एक तो कारण ये भी है कि आज मौसम यहाँ कुछ बदला हुआ है जिसकी वजह से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो अमूमन जितने लोग होते हैं उसके मुकाबले कम है, फिर भी आम लोग यहाँ से गुजरते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं। तो ये तो पटना के आम लोगों का मिजाज है यहाँ पर, लेकिन राजनीति का मिजाज अलग है। राजनीति का मिजाज गर्म है क्योंकि चुनाव नजदीक है। एक हफ्ते का वक्त अब मात्र बाकी है और इस बीच राजनीति के सारे दिग्गज पटना में है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ मौजूद है, बीजेपी के मीडिया सेल के प्रभारी अनिल बंडू यहाँ मौजूद हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ है, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की आज साझा रैली हुई है मुजफ्फरपुर में। तो आज राजनीति के सुपरस्टार्स पटना में, बिहार में मौजूद हैं। एक झलकी आपको दिखाते हैं आज के दिन के घटनाक्रम। देखिए, इस वक्त जब हम पटना के यहाँ पर मरीन ड्राइव में मौजूद हैं तो यहाँ पर जितने इस वक्त आप स्टॉल्स देख रहे हैं ये पटना का मरीन ड्राइव एक अपने आप में प्रतीक है मॉडर्न पटना का, आधुनिक पटना का। और मरीन ड्राइव को गंगा नदी के किनारे डेवलप भी इस तरह से किया गया है कि यहाँ पर पटना का एक चमकता हुआ स्वरूप आपको दिखाई दे। जैसे आपने गुजरात में भी देखा है, साबरमती रिवर फ्रंट है माफ कीजिए, तो उसी तरह से यहाँ पर लोगों के लिए इसको तैयार किया गया है। और जो लोग यहाँ पर रेडी पटरी ठेले लगाते हैं वो बिहार पटना के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचते हैं, डेली वेजर्स हैं ये। जब आप इन लोगों से बात करते हैं तो मालूम चलता है कि इनके लिए रोजगार कितनी बड़ी समस्या है और उन सब के बीच अपने लिए, अपने परिवार के लिए, भविष्य बेहतर बनाने के लिए वो किस तरह के प्रयास कर रहे हैं डेली बेसिस पर अर्निंग्स के लिए। तो बिहार में चुनावी मुद्दा ये होना चाहिए, लेकिन चुनावी जमीन पर क्या हो रहा है? चुनावी जमीन में जब राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर मंच पर पहुंचते हैं तो वहां से जो मुद्दे सुनाई देते हैं, जिन मुद्दों की गूंज सुनाई देती है, उसमें और इन आम लोगों के मुद्दों में एक फर्क जरूर दिखता है। योगी आदित्यनाथ आज सिवान में मौजूद थे और वहां पर जब शहाबुद्दीन के गढ़ में वो मौजूद थे, उन्होंने एक बार फिर महागठबंधन पर चुन चुन कर हमले किए, जंगल राज की याद दिलाई, बाहुबल की बात की, दबंगई की बात की, राजनीति में अपराधीकरण की बात की। माफिया शहाबुद्दीन का इलाका, सीएम योगी का धमाका। बिहार के रण में आज योगी की हुंकार प्रचंड। लालटेन और जंगल राज, मिशन बिहार का आगाज। वही अंदाज, वही तेवर और वही तरीका, जैसा अब तक माना जा रहा था ठीक वैसा ही हुआ। आज जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सिवान पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए। ऐसा लगने लगा कि ये रैली नहीं बल्कि सीएम योगी का पावर शो है। सिवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर आज योगी की रैली में बड़ी संख्या में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी और जैसे ही सभा स्थल पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो वहां जय श्री राम और बाबा का बुलडोजर के नारे लगने लगे। योगी आदित्यनाथ ने मंच से बिहार की जनता से बीजेपी और एनडीए प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। योगी ने कहा कि बिहार में अब अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलडोजर चलना जरूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ, वैसे ही बिहार में भी सुशासन की जरूरत है। सभी ने मिलकर के तय किया है कि बिहार को अब जंगल राज की ओर नहीं जाने देना है, बल्कि बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और जयप्रकाश जी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए
एक जन राज के रूप में बिहार को आगे बढ़ा करके यहां की एक एक व्यक्ति की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की सरकार फिर से यहां पर बनानी है। सीएम योगी ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि बिहार में एक बार फिर से माफिया राज को जिंदा करने की साजिश की जा रही है, लेकिन जनता ऐसे लोगों की साजिशों को नाकाम करेगी। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार सरकार उसी दिशा में काम कर रही है, बाकी के लिए बुलडोजर मौजूद है। अराजकता पैदा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये डबल इंजन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। और बहनों और भाइयों, जो बाकी बच जाता है यूपी का बुलडोजर उसको पूरा कर लेता है। तो वहीं सीएम योगी ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराधियों को गले लगाने वाली कांग्रेस और आरजेडी को किसी भी हाल में सत्ता में नहीं आने देना है, नहीं तो ये लोग बिहार का बेड़ा गर्क कर देंगे। 2005 के पहले क्या होता था? सबका साथ लेकिन परिवार का विकास, एक परिवार का विकास होता था। अब उस परिवार के विकास को भी पीछे छोड़ करके फिर से ये लोग दोहराना चाहते हैं कि सबका साथ तो हो लेकिन माफिया का विकास हो। फिर से माफिया को पनपाने का कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, माफिया को पनपने नहीं देना है, माफिया को पनपने नहीं देना है। दरअसल सीएम योगी ने ऐसा निशाना इसलिए साधा क्योंकि सिवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट से आरजेडी ने बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि उसामा का ये पहला इलेक्शन है। इसे शहाबुद्दीन परिवार की अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। एक वो दौर था जब सिवान में शहाबुद्दीन की तूती बोला करती थी और जेल में रहते हुए भी माफिया शहाबुद्दीन की पकड़ इस इलाके में बरकरार थी। कांग्रेस और आरजेडी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी जैसी ताकतें औरंगजेब की कब्र पर सजदा करने की आदी हैं। अपराधियों को गले लगाने वाली ऐसी ताकतों को सत्ता में न आने दें। इसके अलावा योगी ने ये भी कहा कि आरजेडी ने बिहार में माता सीता के मंदिर के निर्माण का विरोध किया है। ये कांग्रेस को आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। सीएम योगी के ध्रुवीकरण के आरोपों पर आरजेडी ने तत्काल प्रतिक्रिया जारी की। आरजेडी नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सीएम योगी हिंदू मुस्लिम के जरिए बिहार के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी बांटने काटने की ही बात करेंगे, लड़ाई झगड़े की। ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान से आगे जा ही नहीं पाते। बेरोजगारी गरीबी दूर करने की बात ये नहीं करते, पलायन दूर करने की बात नहीं करते। उत्तर प्रदेश में भी सरकार की, योगी जी की सरकार की विदाई होने वाली है। ये बिहार में 20 वर्षों से डबल इंजन की एनडीए सरकार है, अपनी उपलब्धि नहीं बताते। तो यहाँ योगी जी का मॉडल लाना चाहते हैं। यहाँ तलवार बांटने वाला, नफरत बांटने वाला मॉडल नहीं, कलम बांटने वाला, भाईचारा बांटने वाला, नौकरी बांटने वाला मॉडल, तेजस्वी मॉडल चलेगा। बिहार में जिस अंदाज में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे ये तो साफ हो गया है कि योगी आने वाले दिनों में और मुखर होकर बड़े मुद्दों को हवा देंगे, साथ ही अपने विरोधियों के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे। जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में नंबर भी है 108 रघुनाथपुर। 108 तो भारत का सनातन धर्म का शुभ अंक है और शुभ अंक में एनडीए ही आनी चाहिए। सहमत है ना? तो पटना का मरीन ड्राइव आपको पटना के आधुनिक स्वरूप का एक प्रतीक तो दिखता ही है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे लोग जो अलग अलग जगहों से यहाँ पर आते हैं वो रोजगार के लिए भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी आबादी जब घूमने फिरने के लिए, टहलने के लिए आती है तो इनके लिए रोजगार के अवसर खुलते हैं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार मेरा नाम है। विकास जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं सिक्किम का रहने वाला हूँ, पटना में से। हाँ, तो ये बताइए आप कितने टाइम से यहाँ पर अपना ये
स्टॉल लगा रहे हैं? करीबन 2 मंथ हो गया। 2 महीने हो गए। अच्छा, क्या क्या पक रहा है पहले जरा दिखाइए तो सही। क्या फिश फ्राइज है और लिट्टी। दिखाइए जरा यहाँ पर, जरा कैमरे में दिखाइए एक बार। क्या कह रहे हैं? फिश फ्राइज होगा और लिट्टी फ्राइज रहेगा। तवा तो ठंडा पड़ा है आपका? अभी लोग नहीं है मार्केट में, इस कारण आज बिल्कुल मेरा मार्केटिंग नहीं है। आज नहीं है? नहीं है। और आज कम होने की वजह क्या है? अभी मौसम खराब हो गया था जब मैं आया था, बारिश हो गया था उसी टाइम, और अभी जब मतलब घर से निकलने के टाइम ही लोग को मतलब ये हो गया ना कि बारिश आज शायद हो सकता है, तो कम हो गया है मार्केट। इससे इसको ये वाला स्टॉल लगाने से पहले क्या काम करते थे? मैं बेंगलोर में रहता था। बैंगलोर में थे? काम करता था वहाँ पे, इनपुट आउटपुट का काम करता था, सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था। तो अब मुझे ये बताइए, अब जब यहाँ पर आप ये काम अभी कर रहे हैं तो डेली बेसिस पर आपकी मतलब कितने यहाँ पे कस्टमर आपके पास आते हैं? कमाई ठीक ठाक होती है यहाँ पर इस जगह पर? क्योंकि यहाँ मैंने देखा है टूरिस्ट काफ़ी आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मतलब कमाई तो है, मतलब लेकिन यहाँ के सरकार को उस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। हम लोग मतलब छोटे जैसे मतलब दुकानदार है, अभी आप अपने सामने देख सकते हैं ये दुकान है। अच्छा, ये सरकारी आउटलेट है? ये दिखाइएगा एक बार। आप दिखा सकते हैं इसको। और यहाँ की जो सरकार है ना, इसका चार्ज समथिंग 2 लाख या 2.5 लाख है। मतलब अगर आप जैसे लोग जो यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं, अगर उनको ये हासिल करना है तो इसकी एक कानूनी प्रक्रिया मतलब सरकारी प्रक्रिया होगी? जी बिल्कुल। 2 लाख तक का उसका? 2 लाख या 2.5 लाख रुपया आपको सिक्योरिटी मनी आपको डिपॉजिट करना होगा, और बाद में उसका एक रेंट है फिक्स, करीबन 3,000 या 4,000 ऐसे। आपको लगता है आप इसको हासिल कर पाओगे? यहाँ का मतलब मुझे तो नहीं लगता है। देखिए ये यही है। देखिए ये एक आम जो यहाँ पे व्यक्ति स्टॉल लगा रहा है, क्योंकि कुछ समय के बाद जब सरकार इन्हें ओपन करेगी तो इनके स्टॉल्स बंद कर दिए जाएंगे, और जो सरकारी स्टॉल्स हैं यहाँ पर, वहाँ पर मरीन ड्राइव की दुकानें सजा करेंगी, जिसकी कीमत भी वो आपको बता रहे हैं। पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे चैलेंजिंग बता रहे हैं। लेकिन जब आप चुनावी रैलियों और मंचों में जाते हैं, बड़े नेताओं के बयान सुनते हैं, तो इन आम लोगों का जिक्र उन बातों में बड़ा कम है। अब देखिए इस वक्त चुनावी चर्चा मुख्यमंत्री पद पर नहीं, डेप्यूटी सीएम पद पर आकर टिकी हुई है, क्योंकि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि अगर मल्लाह का बेटा सीएम हो सकता है तो मोहम्मद का बेटा सीएम क्यों नहीं हो सकता। अगर 3% की आबादी वाला वो डेप्यूटी सीएम का पद हासिल कर सकता है, उम्मीदवार बन सकता है, तो जिनकी 17% आबादी है उन्हें रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? तो इसके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति इस वक्त घूम रही है। हमको बोले दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को जो मुद्दा मिला है, उसे वो चुनावी जंग में एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ढाका की आवाम को और बिहार की जनता को और खास तौर से वो 17% अल्पसंख्यक समाज को एक पैगाम दे रहा हूं। 3% है और उनकी ताकत को देखो आप, उनके सियासी शऊर से सबक हासिल करो आप, और उनकी बहादुरी को देखो कि 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% है, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? उनको जवाब दो। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? ओवैसी की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील होगी क्या? महागठबंधन पर आरोप है कि वो मुसलमानों से सिर्फ दरी बिछवाती है, उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाती। 14% है तेजस्वी और आप देते हैं टिकट उनको कितना? 14 है तो 36% टिकट दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला कि बेटा पूछते रहना। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोले दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। हमारी बात क्या है कि हम हिस्सा चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं। तेजस्वी जी असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया अलायंस डिप्टी सीएम के लिए किसी मुसलमान का चेहरा आगे क्यों नहीं कर रहा है? अरे भाई कौन पूछ रहा था? ओवैसी जी छोड़िए ना, हम इस पे क्या बोलना है। और बताइए। ओवैसी के विरोधी सवाल कर रहे हैं कि वो हैदराबाद से आकर बिहार में राजनीति क्यों कर रहे हैं। ये आरोप एनडीए का भी है, महागठबंधन का भी है और प्रशांत किशोर का भी। लोकतंत्र में किस तरीके की सोच को बढ़ावा देने का कार्य
ओवैसी साहब कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपकी जीत नहीं होती, सिर्फ इसीलिए कि अगर आपके विधायक जीत के भी आते हैं तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं। इस डर से आप मुसलमानों के बीच में कब तक भय की राजनीति करेंगे? भैया ऐसा है, ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। वैसे कह रहे हैं कि 3% वाले को उनको हैदराबाद में मौका मिला ना, हैदराबाद में हो रहे हैं। मल्लाह का बेटा बनाम मोहम्मद का बेटा। ओवैसी ने जो सवाल उठाया है उस पर फिलहाल कांग्रेस का कोई जवाब सामने नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पर डिप्टी सीएम पद को लेकर जो चर्चा छिड़ी हुई और मुकेश सहनी और असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से आपको आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, उन सबके बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का एक बड़ा बयान आया है जो आपको इस वक्त हम ब्रेकिंग न्यूज के रूप में बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ओवैसी हिंदू मुस्लिम की ही बात करेंगे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अखिलेश प्रसाद सिंह एक बार फिर ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बी टीम बताते हुए उन पर निशाना साध रहे हैं। उनका स्टेटमेंट आपको सुनवाते हैं। पार्टी के चुनाव के समय में ये लोग पोलराइज करने का काम हमेशा से किया है, लेकिन इस बार कितना भी कसरत कर ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस बार यहाँ महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर ओवैसी जो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट ना दे महागठबंधन को भी, उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ वोट के लिए यूज किया, इस पर सर क्या कहेंगे? वो तो खुद ही बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, उनको कौन सुन रहा है? तो देखिए 3% वर्सेस 17% की अब जो लड़ाई चल पड़ी है ना, इसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि 17% वाली जिस हिस्सेदारी का, जिस दावेदारी का दावा असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, उसमें वो कौन से क्षेत्र हैं सीमांचल के जो आते हैं। तो सबसे पहले आइए उन इलाकों पर एक नजर डाल लेते हैं। ये जो सीटें हैं सीमांचल की, जहां से लगभग हर चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी की ही जीत हुई है। इन सीटों में अमौर, बहादुरगंज, बायसी, कोचाधामान, जोकीहाट, कस्बा, अररिया, किशनगंज सदर सीट शामिल हैं। और पिछले चुनाव में देखिए 20 कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी ने उतारे थे, जिनमें से 5 ने सीमांचल की सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कुछ समय के बाद इनमें से 4 लोग बीजेपी में शामिल हो गए। सिर्फ एक ही विधायक जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ रह गया। अमौर से अख्तरुल इमान, बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी, बायसी से सैयद रुकनुद्दीन, कोचाधामान से इजहार असरफी और जोकीहाट से शाहनवाज आलम ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब सिर्फ अख्तरुल ईमान ही ओवैसी के साथ रहे। तो देखिए सीमांचल का ये गणित है जिसमें आने वाले दिनों में देखना होगा चुनावी कैंपेन के साथ तस्वीर आपको बदलती हुई दिखती है या फिर इसी लीग पर पॉलिटिक्स आगे दिखाई देती है। लेकिन आज जब रैलियों का, जनसभाओं के जबरदस्त कार्यक्रम अलग अलग गठबंधन के हुए हैं, इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर जबरदस्त पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान दिया, नाच वाले बयान को लेकर बीजेपी ने प्रधानमंत्री का अपमान बताया है। मुजफ्फरपुर की रैली में पीएम मोदी पर टिप्पणी का ये मामला है, जिसमें बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी की भाषा विपक्ष के नेता की जैसी नहीं बल्कि गुंडे जैसी है। आपको सुनवाते हैं सबसे पहले कि मुजफ्फरपुर की रैली में राहुल गांधी ने आज क्या कहा। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेगी, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले। अब राहुल गांधी के इस बयान पे आपको बीजेपी के और नेताओं के स्टेटमेंट भी सुनवाते हैं। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि देश देख रहा है कि वोट के लिए कौन डांस कर रहा है। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आज बिहार में मुजफ्फरपुर में रैली के लिए मौजूद थी, उन्होंने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री पर जितनी भद्दी टिप्पणियां की है, डांस तो कर रहे थे राहुल गांधी खुद मोटरसाइकिल पर, और किसके साथ कर रहे थे वो उनको भी पता है। डांस करने की आदत राहुल गांधी के खानदान में। ये महागठबंधन के लोग जो केवल चुनाव और वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, देश को बेइज्जत कर सकते हैं, व्यक्ति के बारे में कुछ बोल सकते हैं,
किसी की माँ के बारे में कह सकते हैं। केवल उनका लक्ष्य वोट हथियाना, जनता को बेवकूफ बनाना। ये सारे के सारे लोग चोर चोर मुसहरे भाई। अब देखिए, बीते दिन महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र रिलीज कर दिया है, बिहार का तेजस्वी प्रण, जिसमें कई वादे किए गए हैं, कई घोषणाएं हैं। इसमें महिलाओं को लेकर वादे हैं, यूथ को लेकर वादे हैं, आगे क्या किया जाएगा, प्रोजेक्शंस हैं। लेकिन एनडीए ने बार बार ये सवाल महागठबंधन से पूछा है कि वादे तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए बजट, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसके लिए आपके पास क्या आधार है। महागठबंधन इसका भी जवाब दे। और आज दिन भर इसे लेकर सियासत होती रही। पटना में महागठबंधन ने सभी दलों के नेताओं के साथ जारी किया घोषणा पत्र। इसे तेजस्वी यादव ने अपना प्रण बताया। घोषणा पत्र को करीब से देख रहे विरोधियों ने पूछा, ये महागठबंधन का घोषणा पत्र है या तेजस्वी का? उसमें बस तस्वीर भी तेजस्वी की ही है। महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने ये सवाल उठाया। जो बिहार को एक नया विजन देने का दावा कर रहे हैं, वो 420 के एक्यूज हैं। हमने नहीं कहा है। 15 दिन पहले दिल्ली की कोर्ट ने आरोप तय किया है, ट्रायल होने वाला है। नौकरी दो, जमीन लो, उस घोटाले में भी एक्यूज था। आरजेडी भ्रष्टाचार की पाठशाला है। बीजेपी जेडीयू ने इस घोषणा पत्र को महागठबंधन को साफ करने का जरिया बता दिया। अलग अलग दलों की याद दिलाते हुए कहा कि उन सबको भुला दिया गया, यहाँ तक कि लालू यादव और राबड़ी देवी भी इसमें नहीं हैं। महागठबंधन की चिता तेजस्वी प्रण के साथ महागठबंधन की चिता जल गई, आग लगा दिया उन्होंने। झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे पहले निकाला, तेजस्वी प्रण बनाया, महागठबंधन प्रण नहीं है। किसी की फोटो नहीं, राहुल गांधी साफ, मुकेश सहनी साफ, मुड़ी कटवा साफ, और तो और लालू रबड़ी भी साफ। देखिए, मैनिफेस्टो तो लोगों को गुमराह करने के लिए जारी कर रहे हैं, लेकिन जनता के सामने नीतीश कुमार जी अपने आप में चलते फिरते मैनिफेस्टो हैं। उन्होंने जब भी जो कहा उसको पूरा करके दिखाया, और जब मुकाबला नीतीश कुमार जी से है तो फिर वायदों पर क्या भरोसा जनता करेगी। तेजस्वी अलग अलग वर्गों के लिए भी जो भी घोषणाएं करे, दरअसल एनडीए बार बार याद दिलाने से नहीं चूक रहा कि उनका अतीत जंगल राज का अतीत है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी हमला बोला। देखिए, कल हम लोगों ने जो घोषणा की है, ये प्रण हम लोगों का है, इसको हम लोग जो है मिलकर के जो है पूरा करेंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें बड़ी घोषणाएं जो है हम लोगों ने की है। अब देखिएगा, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी, कर्मचारियों को तो हम लोग जो है स्थायी करेंगे। साथ ही साथ ओपीएस जो है, ओल्ड पेंशन जो स्कीम जो था, वो जो है हम लोग लागू करने का काम करेंगे। जंगल राज देख चुके हैं, आतंक राज देख चुके हैं, विकास का कोसों दूर नाम नहीं था। हर तरह से बिहार हमारा एक कांप रहा था, उसको नीतीश कुमार जी ने और नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार ने सुधारा है। अब वो कलंक को धोने के लिए डपुरसंखी बात ये कर रहे हैं, डपुरसंखी घोषणा पत्र निकाल रहे हैं। महागठबंधन ने इन आलोचनाओं को विरोधियों की नकारात्मक राजनीति करार दिया। दावा किया कि उनकी सरकार बन रही है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि एनडीए सत्ता में नहीं आ रहा है, महागठबंधन सत्ता में आ रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर और मगर जहां पर राजनीति में लग गई तो उसकी डगर तो कठिन अपने आप हो गई, खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव हारने के लिए लड़ रही है। मुद्दा के आसपास समाधान, और समाधान के लिए हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा एजेंडा है, लोगों के लिए विजन है। तेजस्वी जी भी ये बार बार बोलते हैं, हमारे पास प्लान भी है बिहार को बेहतर बनाने के लिए, हमारे पास टीम भी है। एनडीए के दो सवाल अहम हैं जिनको महागठबंधन ने टाला हुआ है। पहला यही कि इन घोषणाओं को पूरा करने के पैसे कहां से आएंगे, और दूसरा ये कि लालू यादव परिवार जो मुकदमे झेल रहा है, उनके बावजूद वह भ्रष्टाचार की सफाई की बात कैसे कर सकता है। लेकिन इसमें शक नहीं कि गठबंधन के घोषणा पत्र के मुद्दों की ठोस आलोचना उन्हें और भी खोजनी होगी। तो मुफ्त योजनाओं के लिए पैसे कहां से आएंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है एनडीए की तरफ से महागठबंधन को। लेकिन हमें लगा मरीन ड्राइव पर है और यहाँ पर क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग बड़ा आते हैं यहाँ घूमने फिरने के लिए शाम के वक्त, तो आप लोगों से ही बात की जाए।
आप लोग सब यहीं के रहने वाले हैं? हेलो। हाँ, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। नहीं, पटना सिटी से हम लोग। और आप? पटना से ही, लोकल, कंकड़बाग, रोहित। आपका नाम क्या? प्रियदर्शी। प्रियदर्शन। अच्छा, तो महागठबंधन ने कल घोषणा पत्र रिलीज किया है, आप लोगों को मालूम चला? नहीं, इसके बारे में तो अभी तक नॉलेज नहीं है हम लोग को। ऐसा क्यों? बहुत लेट था, अभी हम लोग पर्व में बिजी थे, तो अभी अच्छा, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो गठबंधन के या जिस भी पार्टी के मैटर करते हैं लोगों को? नहीं मैटर करते। वो आइडियोलॉजी मैटर करता है, जिसको वोट देना है, अगर उसके साथ आइडियोलॉजी रिलेट कर पा रहे हैं तो उसी को देंगे। तेजस्वी जी तो इतने सारे वादे कर रहे हैं कि हम यूथ को नौकरी देंगे, हर घर में एक नौकरी देंगे, महिलाओं के लिए प्रॉमिसेस हैं, जो है संविदा कर... हवा वाले वादे हैं, सब वादे पूरे नहीं होते ना, वही है। बिलीव ना करने की वजह क्या है? पास्ट मैटर करता है, तो पास्ट में नहीं हुआ है तो। वैसे मुझे आपकी एज भी उतनी नहीं लग रही, लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूँ, बट हाउ डू यू नो कि उस दौर में क्या हुआ था? घर वालों स्टोरीज बहुत सुने बहुत चीज देखे हैं, डॉक्यूमेंट्री देखे हैं, तो मालूम है। तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि उनको उनके काम पे जज किया जाए, ना कि पास्ट पर, मतलब पहले के दौर की सरकार में जो हुआ, जो शासन में हुआ, अब उनको मौका दे। थोड़ा डाउट तो होता ही है पास्ट देखते हुए, इसीलिए थोड़ा सा और आइडियोलॉजी मैच करना चाहिए। मेरा मैच करता नहीं है उनकी पार्टी के साथ, तो इसलिए। यूथ के लिए जब वोटर्स की हम बात करते हैं तो एक तरफ परंपरागत वोट बैंक होता है, जो अभी आपकी बातचीत में मुझे झलक रहा था, जहाँ पर विचारधारा जो है चरम पर है, सुप्रीम है, और जहाँ पर जिनके लिए मुद्दे ज़रूरी हैं, उस आधार पर वोट कैसे जाएगा ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन जो अलग अलग चेहरे चुनावी मैदान में, उसमें जब तेजस्वी यादव की बात होती है, उन्हीं के परिवार से तेज प्रताप यादव, उनकी वजह से महुआ सीट का चुनाव दिलचस्प हो गया है। और कैसे तेज प्रताप अपने एक कार्यकर्ता के जनाजे में शामिल हुए, ये कैसे लाइमलाइट में है, हेडलाइंस में है, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव मैदान में जारी प्रचार के बीच तेज प्रताप को पता चला कि उनके समर्थक हाजी मोहम्मद का देहांत हो गया है। तेज प्रताप सारा काम छोड़कर अपने हेलीकॉप्टर से महुआ के मिर्जापुर पंचायत पहुंच गए। दरअसल तेज प्रताप को प्रचार के लिए मधेपुरा जाना था, लेकिन जैसे ही उन्हें डॉक्टर हाजी मोहम्मद हुसैन के इंतकाल की जानकारी मिली, तेज प्रताप वहां पहुंचे, जनाजे में शामिल हुए, हाजी मोहम्मद को कंधा दिया और कब्र में मिट्टी भी डाली। इस बीच तेज प्रताप यादव महुआ में लोगों से जुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जमीन का जो नेता होगा बाइक से ना चलेगा, क्या एसी में चलेगा? एसी में घूमते रहे जो घूमता है, हम जमीन पे चढ़ते हैं। तेज प्रताप कभी मोटरसाइकिल से सड़कों को नापते हैं तो कभी रैंप वॉक करने लगते हैं। महुआ के मैदान में तेज प्रताप के अलग अलग अवतार हैं। उनमें से एक ये भी है जो लगातार चर्चा में है। देखिए, पूरे तरीके से हमारे नेता तेज प्रताप भैया जो है महुआ में ऑटो रिक्शा पर चढ़ करके अगर पूरे तरीके से तो माहौल बदल दिया भैया, एकदम अंदाजे पाया है। और तेज प्रताप भैया सबसे भारी है, हमारे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी है, और तेज प्रताप भैया ही महुआ के प्रभारी हैं। और इस वक्त आपको बताते हैं जन स्वराज के प्रशांत किशोर से जुड़ी बड़ी खबर, जो 2 वोटर आईडी कार्ड के मामले में गिर गए हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस दिया है, और कौन सी हैं 2 सीटें? एक तो कोलकाता से उनके वोटर आईडी कार्ड का मामला है, दूसरा करघर में, और चुनाव आयोग ने अब नोटिस जारी करके उनसे इस पर जवाब मांगा है। विरोधी भी उन्हें घेर रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव आयोग को इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा कर दिया। बिहार में खुद को तीसरा विकल्प बताने वाले और नई राजनीतिक संस्कृति बनाने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर फिलहाल 2 वोटर आईडी को लेकर घिरे हुए हैं। हालांकि उनका कहना है कि 2019 से ही वो करगहर के कुनार गांव से वोटर हैं। बीच में 2 साल कोलकाता गए तो वहां के वोटर बने, लेकिन उन्होंने इसके जरिए चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि उसके एसआईआर का क्या मतलब रहा। मैं अपने गृह क्षेत्र करघर से, अपने गांव कुनार से मैं वोटर हूं, वहां 2019 से वोटर हूं।
बीच में 2 साल मैं जब कलकत्ता में था तो मैं वहां पर मैंने वोटर आईडी बनाया था। उसके बाद 2019 के बाद से 2021 के बाद से मैं अपना वोटर आईडी मेरा घर का है, इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा SIR किए हैं, तो SIR के बाद भी तो मेरा नाम यहीं पर है। तो अगर वो कह रहे हैं कि दूसरे जगह भी मेरा नाम है, तब तो पूरा SIR क्यों करके सबको परेशान कर रहे थे? भाई आपने खुद से जांचा, खुद से देखा, जो इपिक नंबर है उसके आधार पर करघर विधानसभा क्षेत्र के कोनार गांव में मेरा रजिस्ट्रेशन है। अब इलेक्शन कमीशन झूठ मूठ का इस पर कोई नोटिस जारी करेगा, उससे कोई लेना देना नहीं। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर प्रशांत किशोर से जवाब मांगा है। NDA के घटक दल कह रहे हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जैसे बांग्लादेश के घुसपैठिए देश के अंदर में आधार कार्ड बनवा करके अपने आप को वैध नागरिक घोषित करना चाह रहे हैं, क्या वैसी राजनीतिक मंशा आपकी है? पलायन पर प्रवचन देते हैं और खुद जाकर बंगाल में वोटर भी बन जाते हैं, बिहार के भी वोटर हैं। तो क्या इस उम्मीद लगाए बैठे थे कि तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति के हम सहयोगी हैं, इसलिए कहीं मौका मिले तो बंगाल से ही राज्यसभा चले जाएं? ये गुनाह आपकी सहमति से हुआ है, गुनाहगार आप हैं। के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के उसमें पत्थर मारते हैं, कैसे चलेगा प्रभु? आपके खुद के जब 2-2 आईडी हैं और आप दूसरों के ऊपर आप सवाल उठाते हैं, दूसरों की आप सो कॉल्ड पोल खोल करने का आप काम करते हैं, जबकि आपका खुद इस तरीके का आपके ड्यूअल वोटरशिप का मामला आपका सामने आ रहा है। 2-2 जगह आपने अपने वोटर आईडीज आपने बना रखे हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। इस मामले में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की भाषा कुछ ज्यादा ही आक्रामक है। बीजेपी ने तो इन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब 2 आईडी तो वही जवाब देंगे कि 2 आईडी कहाँ है, और वैसे भी उनका 2 आईडी तो है ही है, तो राजनीति में है। लेकिन वैसे हमको कुछ नहीं कहना है, वो तो चुनाव आयोग पूछेगा। लेकिन हम सब लोग को जो राजनेता है उनको बड़ा कॉशियस रहना चाहिए, और ये तो अपराध हो जाता है जब 2 आईडी हो जाए, तो वो तो क्रिमिनल एक्शन हो सकता है। लेकिन वो चुनाव आयोग की बात है। हम तो कह रहे हैं कि फर्जी आदमी है, दुनिया का सबसे बड़ा नटवर लाल है। इससे बड़ा न कोई फर्जी है, न नटवर लाल है, और न कोई फ्रॉड है। लेकिन प्रशांत किशोर इससे विचलित नहीं दिखते। उन्हें मालूम है ये विवाद एक हद से ज्यादा आज की राजनीति में चलेगा नहीं। वैसे भी प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में जहां पर आप जंगल राज, अपराध, बाहुबलियों की बातें हम चुनावी रैलियों में सुन रहे हैं, उन सबके बीच जब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आती है तो साफ छवि, ईमानदार छवि, सुशासन, कम से कम नीतीश कुमार स्पेसिफिकली इंडिविजुअली इस मामले में बेदाग दिखाई देते हैं। बाकियों से 20 के मुकाबले 19 हमेशा रहेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कैसे नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी हो रही है, कैसे उन्हें शिकंजे में लिया जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार का सियासी पारा फुल स्पीड से चढ़ने लगा है। ताबड़तोड़ रैलियों का दौर चल रहा है। तमाम सियासी दिग्गज हुंकार भी भर रहे हैं। एक के बाद एक रैलियों के तूफानी राउंड से बिहार की राजनीति पूरे उफान पर पहुंच गई है। बिहार की सियासत का सबसे मजबूत खेमा NDA का माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार की बेदाग छवि है तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू। ऐसे में विपक्ष पूरी रणनीति के साथ नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश में जुटा है। बिहार में सत्ता की लड़ाई के लिए दोनों खेमों की हुंकार और धुआंधार हो चली है। एक तरफ नीतीश कुमार का 20 साल का शासन है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए हुंकार भर रहा है। विपक्ष की रणनीति है कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को डेंट किया जाए, लिहाजा नीतीश कुमार पर आरोपों के दाग लगाने का दौर भी शुरू हो गया है। राजस्थान के पूर्व CM और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि नीतीश कुमार की इमेज बिहार में खराब हो चुकी है, बिहार में करप्शन हावी है। अशोक गहलोत के इस आरोप पर नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि बिहार में सुशासन का राज है और यहाँ पर अपराधियों का बारी बारी से हिसाब किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी ने कई पार्टियां बदलते गए, अलायंस करते गए, बनते बिगड़ते गए,
उनकी छवि भी अच्छी नहीं रही, खराब हुई। कहाँ तो वो मुख्य प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और कहाँ आज उनको बीजेपी वाले भी नहीं पूछ रहे हैं पूरी तरह से। बीजेपी चाहे अमित शाह जी हो चाहे कोई नेता हो, कई तरह की बातें करते हैं कि हम तो चुनाव के बाद देखेंगे कौन मुख्यमंत्री बने। तो कहाँ तो पीएम बन रहे थे और कहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये स्थिति बन गई इन लोगों की, ठीक है ना। तो उन स्थिति में चुनाव हो रहा है। पहले वाली जो सरकार थी वो कोई काम किया था, वो भी जान लीजिए। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया और उसके बाद हम लोगों ने सब जगह सब कुछ काम किया। जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है। अशोक गहलोत के इस बयान के बाद आज राहुल गांधी भी बिहार के दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में साझा रैली की। इस रैली में सबसे पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बिहार का बंटाधार हो गया है और केंद्र सरकार ने बिहार को कुछ भी नहीं दिया है। अच्छी सरकार है। तेजस्वी ने कहा बिजली 200 यूनिट फ्री में देंगे, तो ये सरकार कहती है 20 साल से याद नहीं था फ्री में देने का। हम बोले तब बोलते हैं 125 यूनिट फ्री में देंगे, पहले कहा थे। हम बोले पेंशन 1500 बढ़ाएंगे, तो ये सरकार कहती चुनाव को देखते हुए 20 साल में 400 से 1 रुपया भी बढ़ाया। जब तेजस्वी बोला तो आनंद फानंद में चुनाव देकर के सरकार नकलों की तो 1100 की 2000 कर देते। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। सरकार बनेगी चाहे अपना हो या पराया, जो अपराधी अगर गलत काम करेगा उसको सलाखों के पीछे तेजस्वी भिजवाने का काम करेगा। करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से तेजस्वी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करेगी तो उसको भी सजा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव के ताबड़तोड़ हमलों के बाद राहुल गांधी ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर आरोपों की बौछार की। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को रिमोट सीएम कहते हुए कहा कि नीतीश का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास है। तो वहीं राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि अगर बिहार की जनता महागठबंधन को सरकार में आने का मौका देगी तो मेड इन चाइना नहीं बल्कि मेड इन बिहार प्रोडक्ट बाजार में आएंगी। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपने देखा होगा आपकी शर्ट के पीछे, फोन के पीछे क्या लिखा है बताओ? मेड इन चाइना। सही। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे उद्योग हैं, उन सबको खत्म कर दिया नोटबंदी और जीएसटी लागू करके। जहां भी आप देखो मेड इन चाइना। हमारा कहना है कि मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए उस फोन के पीछे। फोन के पीछे मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार। और फोन कहां बने? बिहार में। शर्ट, पैंट, फोन, कैमरा सारे के सारे मेड इन बिहार। और बिहार के युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले, ऐसा बिहार हम चाहते हैं। न दिल सरकार बस वोट किसको हमें देवे ना कर के वोट दी। और राशन तो मिल रहा है ना सर? राशन देवे के जहाँ 25 किलो जहाँ 5 किलो 3 किलो दी। 3 किलो? हाँ हाँ, वो में कम। अच्छा, तो इस बार
किसकी सरकार? इस बार अब देखिए किसका सरकार बनी। 10,000 रुपया सरकार ने दिया आपको, मिला है कि नहीं मिला? हाँ मिला। 10,000 रुपया सरकार मिला है, तो इस बार वोट किसको इनके तेजस्वी यादव? हम लोग का नहीं मिला है। नहीं मिला है। इस बार क्या चाहती है, क्या लगता है सरकार बदलेगा? हाँ बदलेगा। बदलेगा। हाँ सरकार बदलना चाहिए ना अब। अच्छा बदलना चाहिए। हाँ 10,000 तो देने का ओकर तो कीमत गाँव से काट लेते अथी बैंके में से तो ओकरा न देबै, हिनका हम सब सोचा 5 साल से। जाहिर है बिहार में पहले चरण की वोटिंग में अब गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में दोनों खेमे पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार कर रही हैं, ताकि मुद्दों के साथ साथ जुबानी हमलों के जरिए माहौल को गर्म किया जा सके। बिहार में आखिरकार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और वो उम्मीद करते हैं कि महागठबंधन को इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। राहुल गांधी गारंटी देते हैं कि यदि महागठबंधन की सरकार आई तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अभी भी कई सीटों पे जो फ्रेंडली फाइट है उसको सुलझाना बाकी है। कैमरामैन सुधीश के साथ मनोजन भारती, NDTV इंडिया के लिए। और देखिए डिप्टी सीएम का जिक्र हम कर रहे थे कि महागठबंधन ने डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश सहनी के नाम का अनाउंसमेंट किया है। तो अब जब मुकेश सहनी मंचों पर बात कर रहे हैं तो बार बार वो इसे सन ऑफ मल्लाह, वैसे भी उनके सभी पोस्टर्स में और खुद को वो इस रूप से भी घोषित करते हैं। तो मल्लाहों के लिए बेहतरी होगी, उन्हें मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिलेगा, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, ये वो बातें कह रहे हैं। हमारे सहयोगी वीरा राघव ने उनसे खास बातचीत। इधर इडली भी है, ये देखिए इडली भी है। There is an idli. Let me serve you an idli as well. And there is sambar. तो ये इडली का खासियत ये है कि इडली चोखा के साथ भी जाता है, सांबार के साथ भी जाता है। Is that true of बिहार पॉलिटिशियंस? वो कोई भी अलायंस के साथ जा सकते हैं? बिहार पॉलिटिशियंस इडली की तरह है? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। सिचुएशन होता है, बट अभी हम लोग विचार से बंधे हुए। अगर ऐसा बात है तो फिर मुझे इडली नहीं खाना है। नहीं, इडली आपका ही है, यू कैन हैव इडली। बट इडली के साथ कोई डील नहीं ना। इडली के साथ नो, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड। You see, the MGB has projected you as the Deputy Chief Minister face. Your party has 2-3% vote share. How does a party with 2-3% vote share become so important that a leader like you has to be projected as a Deputy CM face? देखिए, चुनाव में आपके पास कितना वोट आता वो मायने नहीं रखता है। दूसरा बात है कि आप चुनाव जीतते या हारते वो मायने नहीं रखता है। चुनाव में 2 ही चीज़ होता है, हार या जीत। बिहार में मैंने एक आंदोलन से अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया है और पूरे बिहार के जो फिशरमैन कम्युनिटी है, मल्लाह जाति के लोग, ये 22 नामों से जाने जाते हैं। ये इसका 11% वोट शेयर है और ये वोट बीजेपी या जेडीयू के साथ अलाइन हुआ करते थे। मतलब पहले 2014 के बाद मैंने एक आंदोलन से, क्योंकि मेरा मानना है, हमारी लड़ाई है कि फिशरमैन कम्युनिटी मल्लाह को एससी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बंगाल में एससी में है, दिल्ली जो है वहाँ पे एससी में दर्जा है, लेकिन बिहार में नहीं है। बिहार में हम ओबीसी में। तो मेरी लड़ाई है कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो मेरे साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे भी बच्चे को पढ़ लिख कर उसको भी कलेक्टर बनने का सपना है। आज पूरे बिहार में एक भी फिशरमैन 11% पॉपुलेशन होने के बाद भी कलेक्टर नहीं है। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन समय के अनुकूल राज्य को छोटा करने किया गया। लेकिन जाति तो एक ही है, समाज एक ही है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन चाहिए। इसके लिए हमने लड़ाई लड़ा और पूरे बिहार के निषाद जो है हमसे कनेक्ट है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मेरे साथ खड़े हैं। तो ऐसे जगह पे हमने 2018 में पॉलिटिकल पार्टी बनाया और अभी हमें ज़्यादा सीट सहयोगी दल से लड़ने के लिए नहीं मिल रहा है। जब से हमने पार्टी बनाया तब से मैं गठबंधन की ही राजनीति कर रहा हूँ। In Bihar, when we talk of Bihar from outside, one talks of EBC vote base, OBC vote base. Is caste the driving factor of politics in Bihar? Because you're part of it. What about issues of development? What about issues of jobs? What about issues of larger vision for the state? Is Bihar politics still revolving around caste and not larger issues? देखिए, जो पहले से बिहार में सरकार में This is true of all states, but is Bihar more caste based in terms of its politics? देखिए, आप इसको इस तरीके से लीजिए कि जो लोग पावर में आते हैं वो अपने लिए, अपने कास्ट के लिए, अपने लोगों के लिए सोचते हैं। तो मुकेश सहनी उस 4% आबादी के प्रतिनिधि के रूप में आप देख लीजिए
जिन्हें लेकर असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि 4% को डिप्टी सीएम पद ऑफर कर दिया, लेकिन 17% वाली आबादी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और महागठबंधन ने क्या मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के लायक समझा। लेकिन इन सबके बीच खबरें निकल कर आ रही हैं कि आने वाले दिनों में महागठबंधन की तरफ से मुस्लिम फेस को भी डिप्टी सीएम के रूप में अनाउंस किया जा सकता है। तो चुनावी खबरें लगातार ग्राउंड से, हर अपडेट आपको हम लगातार आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल मरीन ड्राइव से सवाल इंडिया का में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।